Welcome to VS Educational Place. BPSE 142 by SV Crazy Hacks. वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। गाइस, हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं भारत की विदेश नीति के निर्धारक, यानी कि जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में जो हेल्प करते हैं, तो वो निर्धारक तत्व कौन से हैं। गाइस, इस पूरी इकाई में सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रमुख निर्धारक, यानी कि प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हैं। तो हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है पूरा। अगर हमें ये पॉइंट याद रह जाता है तो हम इस पूरे यूनिट को कवर कर लेते हैं। कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं, हम उन सभी तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। और सिर्फ इसमें यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि इसमें प्रमुख निर्धारक कौन कौन से हैं। आइए गाइस, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। आइए गाइस, पहले थोड़ा पीछे देख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार हम पढ़ने क्या वाले हैं। भारत की विदेश नीति कई कारकों से निर्धारित होती है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। ये कारक शेष विश्व के साथ किसी देश के व्यवहार की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करते हैं, यानी कि ये किसी देश की बाकी विश्व के साथ कैसे कनेक्शन रहने वाले हैं उसको डिसाइड करते हैं। ये कारक वास्तव में भौतिक और मानवीय निधियों की कठोर वास्तविकताएं हैं, यानी कि भौतिक और मानवीय परिस्थितियों की रियलिटी है जिनके भीतर एक देश खुद को घिरा हुआ पाता है। इस प्रकार ऐसे कारक विदेश नीति के लिए सीमाओं और अवसरों को परिभाषित करते हैं जिसे एक देश आगे बढ़ने का इरादा रखता है। वे शेष विषय पर किसी देश की स्वायत्तता या निर्भरता को निर्धारित करते हैं, यानी कि कितना किसी देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, यह डिसाइड होता है निर्धारक तत्वों के साथ। निर्धारकों की प्रकृति और प्रकार। विदेश नीति के निर्धारक किसी देश के बुनियादी ढांचे से लेकर उसके शीर्ष नेतृत्व के व्यक्तित्व तक के विभिन्न कारकों का एक समूह होता है जो किसी देश के बाहरी संबंधों के प्रक्षेप वक्र और पाठ्यक्रम को स्थापित करने में जाते हैं। जबकि इसमें से कई निर्धारक स्थायी स्थिरता की प्रकृति में होते हैं और कई समय के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए भूगोल, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं करीब करीब किसी देश के अस्तित्व की स्थायी पहचान होती है। इसके विपरीत आर्थिक विकास और मात्रा, नेतृत्व, घरेलू प्रवेश, वैचारिक रुझान ऐसे निर्धारक समय के साथ बदलते हुए पाए जाते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति का कई निर्धारक चर प्रकृति में होते हैं जिन्हें इच्छानुसार नहीं बदल सकते, जबकि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो दूरदर्शिता और अथक प्रयासों के साथ एक विशिष्ट आवश्यकता में संयोजित किए जा सकते हैं। उपयुक्त का सबसे अच्छा उदाहरण है स्वयं संधि, जिसमें हम एक अच्छा दोस्त तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। कोई भी देश अपने पड़ोसी, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति नींव को नहीं बदल सकता, लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक विकास, वैचारिक प्रवृत्ति, घरेलू प्रवेश जैसों को बदल सकता है। कुछ विद्वानों ने विदेश नीति के निर्धारकों को कुछ विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ विश्लेषक विदेश नीति के निर्धारकों को आंतरिक और बाह्य कारकों में वर्गीकृत करते हैं। वैचारिक रूप से आंतरिक कारक वे कारक हैं जिसमें जुड़ी किसी देश की सीमाओं के भीतर की स्थिति हो सकती है। ऐसे कारक भूगोल, इतिहास, परंपरा, संस्कृति, आर्थिक विकास, नेतृत्व की प्रकृति, घरेलू प्रवेश आदि शामिल हैं। उनके लिए बाह्य कारक अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश, पड़ोसी देश की गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बहुपक्षीय गतिशीलता अन्य हैं। बाह्य कारक देश की घरेलू नीतियों की घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विदेश नीति के बाह्य कारक वास्तव में किसी देश की आंतरिक नीतियों के हिस्से के रूप में शुरू किए गए उपायों का एक हिस्सा उत्पाद है। इस तरह के वर्गीकरण के स्थान पर किसी देश की विदेश नीति के निर्धारकों का एक अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण बाहरी नीति को आकार देने में उनके जीवन शक्ति के आधार पर उनकी गणना होगी। शोधकर्ता जे बोधोपाध्याय ने भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों को 7 प्रमुख और कुछ छोटी श्रेणियों में वर्गीकृत करने की मांग की है। उनके लिए भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक हो सकते हैं भूगोल, आर्थिक विकास, राजनीतिक परंपरा, घरेलू प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चित्रण।
गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से आ सकता है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की प्रकृति और प्रकार की चर्चा कीजिए। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक। वर्षों से भारतीय विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण निर्धारकों में भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, संस्कृति, घरेलू प्रवेश, एक नेता का व्यक्तित्व, विचारधारा और बाहरी वातावरण शामिल है। सबसे पहला निर्धारक जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक किसी देश के आकार, भूभौतिकीय विशेषताएं, संसाधनों और आसपास की भू राजनीति वातावरण को संदर्भित करते हैं। इस तरह भारत एक काफ़ी बड़ा देश है जिसके पास एशिया का सबसे बड़ा 7वां भूभाग है। लगभग सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाओं, मौसम, जलवायु, जल निकायों और वनस्पतियों और जीवों के होने के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बहुत लाभ मिलता है। देश के कई किनारों पर प्राकृतिक सीमाएं इससे शत्रु शक्ति के वास्तविक रक्षा प्रदान करती हैं। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से देश को घेरने वाली लंबी तटरेखा से भारत की सामरिक स्थिति और भी मजबूत होती है। वे उसे हिंद महासागर क्षेत्र में वैश्विक राजनीति और व्यापार की धुरी बनाते हैं। हालांकि वह समुद्री पहुंच भी यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण का कारण बन गई। भौगोलिक कारक भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए एक अविश्वसनीय स्थिति में रखते हैं। भौगोलिक कारक का एक अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ पड़ोसी देशों से संबंधित है जो उसके भौगोलिक स्थान के कारण उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। स्पष्ट रूप से किसी देश का पड़ोसी प्रवेश उसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक व्यापक भूमिका प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह भारतीय प्रकृति द्वारा एशिया के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संपन्न है। हालांकि उसे पड़ोस में इतना दोस्ताना माहौल नहीं है। उसके दो पड़ोसी मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के अलावा भारत के अन्य कई पड़ोसियों के साथ भी सभी नहीं तो प्रेम घृणा संबंध हैं। इसलिए भारतीय विदेश नीति का मुख्य विशेष शायद हर समय अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना रहा है, ताकि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी उपस्थिति को दूर दूर तक महसूस करने के लिए कुछ स्थान दिया जा सके। दूसरा निर्धारक तत्व हमारे पास आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में धातु, खनिज, जीवाश्म ईंधन, उपजाऊ जमीन, पानी, मानव संसाधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के साथ और देशों के लिए आर्थिक विकास की उच्च दर को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए इन सभी देन का उपयोग शामिल है। आर्थिक कारक हमेशा देश की विदेश नीति का आधारभूत निर्धारक रहे हैं। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मद्देनज़र इन कारकों के महत्व ने एक महत्वपूर्ण अनुपात प्राप्त कर लिया है। आर्थिक वैश्वीकरण के मद्देनज़र संसाधनों का दोहन अभूतपूर्व दर पर पहुंच गया है। इसके अलावा भारत में एक अनुकूल जनसांख्यिक रूपरेखा है, इसलिए इस संदर्भ में भारत प्रकृति और मानव संसाधनों की विशाल विविधता के साथ धन्य होने वाले भाग्यशाली देशों में से एक है। जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम और सोने जैसी कीमती धातु जैसे कुछ बड़े आयातों को छोड़कर भारत के पास लगभग सभी प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्त और अगर प्रचुर मात्रा में नहीं तो जो दुनिया में एक जीवंत हो रही अर्थव्यवस्था की नींव रखती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा रहता है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें इतिहास और संस्कृति उस पृष्ठभूमि को निर्धारित करते हैं जिसमें किसी देश की विदेश नीति को आकार मिलता है। भारत प्राचीन सभ्यता और समृद्धि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत वाले दुनिया
के कुछ देशों में से एक है। साथ ही लगभग 200 वर्षों से औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा और गूढ़ इतिहास भी भारतीय विदेश नीति को आकार देने के लिए मूल्यवान भूमिका निभाता है। वर्ष 1700 में भारत का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित 24.4% हिस्सा था। 250 वर्षों के औपनिवेशिक शोषण ने 1950 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का अपना हिस्सा घटाकर 4.2% तक कर दिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के अपने पूर्व उपनिवेशवादियों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्पन्न मूल्य आज भी पोषित हैं और भारतीय विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं। उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्य विरोधी, रंग भेद विरोधी, एफ्रो एशिया राष्ट्रों के साथ एकजुटता, संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के लिए समर्थन आदि राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ चल रहे विषय हैं जो आज भी देश की विदेश नीति को अंतर्निहित हैं। घरेलू प्रवेश एक इम्पोर्टेंट कारक इसलिए बनता है क्योंकि घरेलू प्रवेश एक देश के भीतर की सामान्य परिस्थिति और अजीबोगरीब हालातों के लिए खड़ा है जो देश की विदेश नीति को आकार देने में अपनी छाप छोड़ते हैं। भारत की विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक अनूठे विक्रय बिंदुओं में से एक है। उदाहरण के लिए दुनिया में मुस्लिम की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण भारतीय विदेश नीति के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव सहित अरब और मुस्लिम आबादी वाले देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। इसके विपरीत इस्लामी आयामों ने भारत को तथाकथित मुस्लिम दुनिया में काफ़ी गहरी समझ विकसित करने में सक्षम बनाया है। श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों में तमिलनाडु की राजनीति हमेशा एक निर्णायक कारक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में बंगाली भद्रलोक बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों का आधार के रूप में कार्य करता है। कश्मीर की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। नेपाल और भूटान निश्चित रूप से भारतीय आबादी के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक से अधिक तरीकों से अलग स्थान रखते हैं। नेतृत्व का व्यक्तित्व गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी देश की निर्णायक विदेश नीति के निर्माण में नेतृत्व का व्यक्तित्व भी यकीनन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्तर पर कई अवसरों पर मजबूत नेताओं द्वारा विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को निर्णायक धक्का दिया है। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत को प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रदान किए गए दृढ़ नेतृत्व के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके विपरीत कमज़ोर व्यक्तित्व किसी देश की विदेश नीति में विनाशकारी क्षणों का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की मामूली रिहाई के बदले में कई कठोर कश्मीरी आतंकवादियों की रिहाई से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई व्यापक रूप से कमज़ोर हो गई। भारत की विदेश नीति के संचालन पर नेतृत्व के व्यक्तित्व की छाप प्रचुर मात्रा में जवाहरलाल नेहरू की आदर्शवादी दृष्टि और अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के काल्पनिक परिप्रेक्ष्य ने न केवल उन्हें भारत और चीन युद्ध के नुकसान के मामले में महंगा पड़ा बल्कि कश्मीर जैसी कई चिरस्थायी समस्या भी पैदा की। इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने न केवल भारत को उसके पड़ोसी पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत दिलवाई बल्कि सोवियत संघ जैसी स्थिर मित्र भी अर्जित किए और भारत को अपनी शत्रुतापूर्ण ताकतों से भयभीत करने वाला एक परमाणु देश बना दिया। जब भी भारतीय विदेश नीति के शीर्ष पर अड़िग और अनिर्णायक नेतृत्व आया, इसने न केवल नीति के सामान्य आचरण के साथ समझौता किया बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी गंभीर सेंध लगाई। मजबूत और मूर्ख नेताओं ने हमेशा भारत को अपनी विदेश नीति के संचालन में तत्काल पड़ोसी के साथ
व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी छाप छोड़ी। वैचारिक पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी विशेष विचारधारा के लिए एक नेता की निहित और स्पष्ट प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैचारिक स्पेक्ट्रम के दो ध्रुवों के रूप में कार्य करते हुए पूंजीवाद और समाजवाद शीत युद्ध के रूप में लगभग आधी सदी तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एकमात्र प्रेरक बने रहे। इसके बाद विकासशील देशों के नेताओं से भय या पक्षपात के साथ ऐसी वैचारिक प्रतिबद्धताओं की मांग की गई। साथ ही कई नेताओं ने एक विशेष विचारधारा में अपनी वास्तविक विश्वास से अपना वैचारिक अभिविन्यास प्राप्त किया। किसी विशेष विचारधारा में एक नेता की दक्षा की पद्धति के बावजूद इस तरह के वैचारिक प्रतिबद्धता निश्चित रूप से किसी देश की विदेश नीति के निर्माण पर निश्चित प्रभाव डालती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय विदेश नीति के निर्माण और आचरण का सबसे अधिक, यदि सभी नहीं, एक विशेष विचारधारा का प्रभाव है, जिसका स्पष्ट प्रभाव विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों पर अलग अलग समय देखा गया। समाजवादी विचारधारा के प्रति नेहरू के खुले सुझावों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उनके नेतृत्व के दौरान भारतीय विदेश नीति समाजवादी आधार से प्रभावित होगी। यद्यपि शीत युद्ध की गतिशीलता ने भारत को सोवियत गुट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी, नेहरू व्यक्तिगत मित्रता और राष्ट्रों के साथ भारत की समग्र बातचीत ने भारत की विदेश नीति के संचालन में समाजवाद के प्रभाव को पर्याप्त प्रमाण दिया। भारतीय विदेश नीति का समाजवादी अभिविन्यास सबसे स्पष्ट रूप में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान स्पष्ट हो गया था, जब उन्होंने सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए और बिना गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के लिए भारत के लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दरकिनारे कर दिया। हालांकि कुछ दिनों में मुक्त बाजार पूंजीवाद के प्रति नेतृत्व के वैचारिक अभिविन्यास को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों के प्रति भारतीय विदेश नीति में एक उल्लेखनीय झुकाव काफ़ी स्पष्ट था। इस प्रकार राजनीतिक नेतृत्व की वैचारिक प्रवृत्ति हमेशा भारतीय विदेश नीति के निर्धारण कारकों में से एक रही है। गाइस, भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों की चर्चा कीजिए। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो इस इकाई में सबसे इम्पोर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य किसी देश की आंतरिक गतिशीलता के अलावा बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सामान्य रूप से यदि अधिक नहीं तो किसी देश की विदेश नीति की प्रकृति और जोर को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घरेलू कारक एक सक्रिय विदेशी नीति का निर्माण करने में मदद करता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत करता है जिसमें किसी देश को दी गई स्थिति या प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, दी गई स्थिति पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, अंततः जो उसकी विदेश नीति का पाठ्यक्रम बन जाती है। तथ्य की बात के रूप में किसी देश की विदेश नीति का अधिकांश संचालन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, जितना ही यह घरेलू कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कारकों का प्रभाव विदेश नीति पर इतना गहरा होता है कि यह तर्क देना गलत नहीं होगा कि अक्सर एक देश अपने बाहरी संबंधों के घरेलू मोर्चे पर जो प्रस्ताव रखता है वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य द्वारा निपटाए जाते हैं। दुनिया में केवल कुछ ही देश जैसे कि महाशक्तियाँ और आर्थिक और सैन्य दिग्गज जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस दूसरों के बीच विदेश नीति के लिए कुछ छूट प्राप्त करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रभावित होने के बजाय प्रभावित करती है। लघु निर्धारक प्रमुख निर्धारकों के अलावा देश की विदेश नीति के निर्माण में कई छोटे छोटे कारकों को भी वास्तविक प्रभाव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। आरंभ करने के लिए राजनीतिक और संवैधानिक संस्था विभिन्न स्तरों पर और अलग अलग समय में विदेश नीति के कदम
कदमों और अंतिम रूप देने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही संसद जैसी कुछ राजनीतिक संस्थाएं विदेश नीति के उपायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही विदेश नीति की पहल को बनाने में जनमत की भूमिका भी सराहना की जानी चाहिए। जनता की राय का प्रभाव लोकतांत्रिक देशों में अधिक महत्व प्राप्त करता है, जहां सरकार को देश के मामलों को चलाने के लिए जनता की भावनाओं के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। यदि कोई सरकार जनमत की अवहेलना करने वाली नीति के पक्ष में निर्णय लेने में अहंकार दिखाती है तो जनता से उसे गंभीर प्रतिशोध भी ऐसी नीतियों की संभावित विफलता के साथ होता है। श्रीलंका के मामले में भारतीय हस्तक्षेप के मामले में यह काफ़ी देखा गया। गाइस, ये थे कुछ छोटे निर्धारक। भारत की विदेश नीति के छोटे निर्धारकों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।